अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, मुल्क के उलझे हुए सियासी माहौल को सुलझाने के लिए हमारे सियासी लीडरान अपने अपने तौर पर तजावीज़ देते हुए नज़र आ रहे हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने सियासी पारा कम करने के लिए ग्रैंड डायलॉग की बात की। उनका ये कहना है कि माहौल साजगार बनाने के लिए बानी तहरीक इंसाफ की ज़मानत पर रिहाई के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है और नवाज शरीफ इस बात के लिए तैयार हैं। फिर ग्रैंड डायलॉग जब भी होगा गैर मशरूत होगा, ये उन्होंने बताया। साथ ही ये भी कहा कि ग्रैंड डायलॉग का मरकज़ी एजेंडा इलेक्शन का शफाफ इनेकाद होना चाहिए। इसके अलावा नवाज शरीफ के बड़े हार्डकोर क्रिटिक रहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने यह कहा कि शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं है, बेहतरी के लिए नवाज शरीफ ही किरदार अदा कर सकते हैं। तो उनका अचानक नवाज शरीफ के बारे में व्यू पॉइंट बदल जाना किस तरफ इशारा देता है। साथ ही दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों ने आइन की बहाली के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने का फैसला कर लिया है। इस तहरीक के रहनुमा ये कह रहे हैं कि हमारी तहरीक आइन की बहाली तक जारी रहेगी। तो नाज़रीन, एक तरफ ग्रैंड डायलॉग की कोशिशें, दूसरी तरफ एहतजाज की सियासत है। तो क्या सियासी इस्तेहकाम का ऊँट किस करवट बैठ पाएगा, इस बारे में प्रोग्राम के पहले से में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़ियाकार नजमो साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमो साकिब साहब, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट को लेकर आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं? आपको लगता है कि फाइनली हमारे आइन को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा? पहले तो ये तय कर लीजिए रामीन के आइन के कौन से हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ करना है इन्होंने। आइन तो बेचारा लुटा पिटा पड़ा हुआ है एक किताब की शक्ल में, उसको देखता कौन है? पहले तो ये फैसला कर लें वो कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ से मुराद उनकी है क्या। क्या वो ये चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आ जाए तो ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा, या अचकज़ई साहब को उनका वो जो गुमा हुआ मैंडेट है वो मिल जाए तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा? देखिए, सियासी इस्तेहकाम की आपने बात की है रामीन जी। दो तरीके से सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। पहला ये है कि सही मानों में इंसाफ हो, दूसरा ये है कि बर्दाश्त का एलिमेंट पैदा हो, एक दूसरे को हम लोग बर्दाश्त कर सकें। ना इस वक्त इंसाफ होता नज़र आ रहा है, ना ही कोई एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहा है। लिहाजा सियासी इस्तेहकाम की तो बात ही ना करें, सिर्फ बयानबाजियां हो रही हैं। और ये सियासी बयानबाजियां ये नहीं है कि नहीं होती, दुनिया भर में होती हैं, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानबाजियां हो रही हैं। मैं चंद मिसालें आपके सामने रखता हूं जी। आरिफ अलवी साहब ने आज फरमाया कि पीटीआई का मैंडेट बहाल होना चाहिए जी। कैसे बहाल होना चाहिए, इसका ना उनको पता है, ना पीटीआई वालों को पता है, ना ही किसी को पता है। वो फॉर्म 45 लेके नवाज शरीफ साहब की अभी आपने बात की, वही नवाज शरीफ, वो घूमने दे उनको, उसका कोई अंत नहीं है। नवाज शरीफ साहब की आपने बात की, वो फरमाते हैं कि मैं इमरान की मदद कर सकता हूँ, कोई ग्रैंड डायलॉग वगैरह होगा। कैसे? वो तो आपसे बात ही नहीं सुनता, वो तो आपकी बात ही नहीं करना चाहता, वो तो आपको पता नहीं आपको क्या क्या अलकाबात से नवाजा हुआ है उसने। आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए सड़कों पर आने वाले जो लोग हैं 8 फरवरी के इलेक्शन को, उसके रिज़ल्ट को वापस कराने का मतलब ये ले रहे हैं कि ये वापस आ जाए। भाई कैसे आएगा, कैसे आएगा? तो ये सिर्फ सियासी बयानबाजी। आगे चलिए, पार्लियामेंट में बैठे बगैर मसाइल का हल ढूंढ रहे हैं। पार्लियामेंट में कोई जा नहीं रहा, उसके बाहर बयान, टीवी स्क्रीन, ये वो हो रहा है। पार्लियामेंट में बैठे बगैर क्या मसाइल हल होंगे, कैसे होंगे, ज़रा बता दीजिए। ठीक है। अदालतों पे आ जाते हैं। जब तक हमारी मर्जी के फैसले नहीं आएंगे तो अदालतें आपकी मर्जी के, किस किस की मर्जी के फैसले आएंगे? तो अदालतों से मर्जी के फैसले आएंगे। कैसे आएंगे? ठीक है। आगे चलिए, इस्टेब्लिशमेंट को सियासी अखाड़े में घसीटा जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है जी कि आप अपना वो रोल अदा करें जिसके बारे में किस मिन हैसुल कौम सारे सियासतदान कहते हैं कि जी आप सियासत से दूर रहें। कैसे रोल अदा करेगी वो? तो ये आपने नोट किया कि मैंने मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बताया और उसमें आपने सियासी बयानबाजियां चल रही हैं। सियासी बयानबाजियां हमारा कौमी खेल बन चुका है। सही बात है। दरियासना क्या हो रहा है कि लड़खड़ाती हुई एक हुकूमत है जिसके पाँव में मोच है, जिसके सर पे पट्टी बंधी हुई है और आईएमएफ के हुक्म के ताबे है और जो कुछ वो कहेगा आईएमएफ वो करते रहेंगे। तो मुझे ये बताइए कि ये कश्ती भंवर से कैसे निकलेगी? इस वक्त की आखिरी बात जी,
हकीकी मानों में अगर आपने देखना है, हकीकी मानों में कि कोई सियासी इस्तेहकाम आएगा, उसकी ब्रेकिंग न्यूज आएगी। मेरा तज्जिया ये कह रहा है कि उस ब्रेकिंग न्यूज को, जिसका मुझे, आपको, हम सबको, पूरी आवाम को इंतजार है कि ये फजा खुलेगी, ये बादल छटेंगे, ये हालात जो हैं वो इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे, मुझे कोई ब्रेकिंग न्यूज नजर नहीं आ रही। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बेयकीनी किसी कैफियत नजर आ रही है, जो कि 8 फरवरी से पहले बहुत ज्यादा थी और ये तासुर था कि इलेक्शन होंगे। इलेक्शन होने के बाद गंभीरता बढ़ गई है। इलेक्शन होने के बाद बेयकीनी ने एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली है जिसमें दुनिया का कोई शख्स, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे पाकिस्तान के बाहर है, उससे पूछिए कि क्या इसका कोई हल आपको नजर आ रहा है। आप इमरान खान की बात मानेंगे तो ये शहबाज शरीफ को घर भिजवा देंगे। आप अगर मौलाना फजलुर रहमान की बात मानेंगे तो उनकी जगह कैसे बनाएंगे, इलेक्शन तो हो चुके। आपने अगर इस्तेहकाम पार्टी की बात करनी है, उसके बारे में तो फैसला हो गया। आप किसी चीज किसी हवाले से देख लीजिए, बॉटम लाइन क्या निकली। अगर आपने वाकई सियासी इस्तेहकाम हकीकी मानों में करना है, जो कि ग्राउंड रियलिटीज, जो ज़मीनी हकायक हैं, वो इसके बिल्कुल मुनाफी हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको एक इंसाफ करने वाला इदारा या इंसाफ करने वाला शख्स चाहिए जिसके पास ताकत हो और वो सही मानों में इंसाफ का तराजू उसके हाथ में हो, या सियासतदान आपस में फैसला करें कि भाई अगले आदमी की भी जो है ना, उसकी भी कुछ यानी कंट्रीब्यूशंस हैं, उसका भी कुछ हक बनता है, और बर्दाश्त का पहलू जो है वो किसी तरीके से आपके मुआशरे में सरायत करें। ठीक है राव खालिद साहब, इंसाफ देने वाला शख्स तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, मगर फवाद चौधरी साहब को हालात बेहतर करने वाला शख्स इस वक्त सिर्फ नवाज शरीफ नज़र आ रहा है। ये कैसे हो गया कि नवाज शरीफ जो कि आर्च एनिमी समझे जाते थे पीटीआई के, खान साहब के, उनके फेवर में ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है फवाद चौधरी साहब की, क्या मामला है? तो मसला बुनियादी तौर पे ये है कि मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ नजम साहब से। मुझे कोई सियासी इस्तेहकाम नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, एक तो हुकूमत ने खुद एक बेवकूफ़ी की है, वो बार बार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी 2 साल में मुआशी इस्तेहकाम आएगा मुल्क में। जब आप किसी को बता देते हैं कि 2 साल तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, 2 साल के बाद ही कुछ होगा, यानी अगर कुछ हुआ भी करते कराते 2 साल बाद होगा, तो कौन आपको फिर स्पेस देगा? जब अपोजिशन को पता है कि इनके पल्ले कुछ नहीं, इनसे कुछ बन नहीं पा रहा, कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, मामलात ये अंदरून मुल्क ठीक नहीं कर पा रहे, बैरून मुल्क जो तल्लकात है उससे भी पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, तो वो क्यों आपको स्पेस देगा? और फिर अगर एग्री कर लेती है तहरीक इंसाफ, चले जो कहा जाता है 2 साल के बाद फिर उनसे बात चलो हो जाएगी, तो 2 साल पीटीआई क्या करेगी? सोए रहेंगे, इमरान खान साहब जेल में पड़े रहेंगे, और बाकी जो एमएनएज उनके हैं वो आया करेंगे चारपाइयाँ लेके और पार्लियामेंट में सो जाया करेंगे आके। तो अपोजिशन ने कुछ करना है ना। उन्होंने 2 साल से वो जिस किस्म की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस चक्की से वो गुजरे हैं, उनको तो ये मौका मिला है। उन्होंने तो अपना पूरा प्रेशर डालना है, पूरी तरह से प्रेशर डालना है। उनका मैंडेट का इशू है, उनके बाकी जो मसाइल है उसके ऊपर वो क्यों कंधा देंगे इस गवर्नमेंट को, जो पहले ही काफ़ी सारे कंधों पे सवार है, एक और कंधा उसको क्यों देंगे? इसलिए कोई उसका चांस नहीं है कि पीटीआई कोई ऐसी इनको स्पेस दे जिसमें ये अपना 2 साल 3 साल अपनी हुकूमत सुकून से कर सके। ठीक, हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है अब इसको बेहतर करने के लिए? एक तो नेगोशिएशंस की है, जो मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब इनके साथ उस तरह से करेंगे। तो करना नहीं आखिर पे मैं बताऊंगा कि किस तरफ वो जा सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे उनका जो फाइनल मुतालबा हो सकता है वो क्या हो सकता है। जी, ठीक दूसरी इनके पास ये है कि सजाएं दे के उनको जेल में जितने भी लीडरशिप है, जो केस वेस बने हुए हैं सारे, बशमूल 9 मई जो केसेस हैं, उनको सजाएं दे के आप जेलों में 5-5 4-4 साल के लिए, 7-7 साल के लिए बंद कर दें, क्रश कर दें पीटीआई को, या पीटीआई को बैन कर दें एक स्टेट के ख़िलाफ़ अटैक की बुनियाद के ऊपर। जो बड़ी बात की जाती है, बार बार की जाती है, एक रिपोर्ट भी आई है जी कि उसकी बुनियाद पे उसको करेंगे, तो उसको आप ये कर लें। लेकिन दोनों सूरतों में इमरान खान साहब मुज़ाकरात नहीं करेंगे तब भी, अगर ये उसको क्रश करेंगे तब भी, दोनों सूरतों में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। मेरे ख्याल में जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें सिर्फ एक सलूशन है, मैंडेट ये कोई नहीं वापस देना किसी ने, हुकूमत तो बिल्कुल नहीं देनी किसी ने वापस आपको। ठीक है, हल ये है कि एक बुनियादी नुक्ता नए इंतखाबात का, उस पर बैठ के बात करें, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस।
शाकिब, रूलिंग पार्टी के मुशीर या मुआविन है, मेरे जहन में एग्जैक्टली नहीं आ रहा, राना सनाउल्लाह साहब, वो ये कह रहे हैं कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए और रूलिंग पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। साथ वो स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि इलेक्शन का शफाफ इनेकाद इस ग्रैंड डायलॉग का एक वाहिद नुक्ता होना चाहिए। उनको कोई शक है इस इलेक्शन की शफाफियत पर? वैसे उन्होंने जो 8 फरवरी के बाद जिस किस्म के बयानात, मुबहम किस्म के बयानात वो देते रहे हैं, उनमें ये ऐसे जो है वो मालूम होता है कि उनको भी कहीं ना कहीं शक जो है वो है। अब वो जो बात कर रहे हैं ग्रैंड डायलॉग की, तो उसके पीछे देखना होगा कि मरकज़ में उनकी हुकूमत है, सूबे में पंजाब में उनकी हुकूमत है, तो क्या मुस्लिम लीग नून या हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से कोई ऐसा स्टेप लिया गया है इस ग्रैंड डायलॉग की बात करने से पहले कि उनके पास तो इख्तियार भी है कि हुकूमत ये कहती कि हम कोई कमीशन बनाते हैं, हम इसकी तहकीकात कराने के लिए तैयार है, या इस किस्म की कोई बात। हमने तो 8 फरवरी के बाद ये मार्च में जो है वो शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, तब से अब तक मई जो मिड हो गया है, कोई एक सिंगल लाइन नहीं सुनी कि उन्होंने कभी जो है वो ऑफर भी कराई हो। काम करना ना करना तो बात की बात है कि ये जो है वो हम तहकीकात के लिए तैयार हैं, आपके जो खदशात हैं या इतराज़ात हैं उनको दूर करने के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए तैयार हैं। तो ये सिर्फ ये बात करना कि ग्रैंड डायलॉग हो या इस किस्म की चीज़, मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें आगे बढ़ सकेगी। फिर एक और जो एंगल है उसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। ये जो मुज़ाकरात हैं, मैच्योर लेवल के मुज़ाकरात जिसको आप कह सकते हैं, ये उस दिन से पहले नहीं हो सकते जब थे जो है वो इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर नहीं आ जाते। जब तक वो जेल में रहेंगे, उनकी बाहर की क़यादत कोई और बयान देगी, वो अगर कोई मुज़ाकरात के लिए एग्री भी होते हैं तो अंदर जाएंगे तो उनकी जानिब कोई सख्त बयान आ जाए, एक कम्युनिकेशन का गैप ही होता है। तो खान साहब के जो केसेस हैं उनसे मुतल्लिक मैं आपको अगर बताऊं कि वो कैसे बाहर आ सकते हैं, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जमानतों के जरिए ही बाहर आना है। एक तो जो साइफर का केस है उसमें जो मरकजी अपील है, इस हफ्ते उस पर आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो जाएंगे और आइंदा हफ्ते या अगले 10-12 दिन या 2 हफ्तों में उसका जो जजमेंट है वो आ सकता है साइफर के केस की। और जो इद्दत का केस है इसमें भी इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक में आर्गूमेंट्स मुकम्मल होंगे, तो इसमें भी 1 हफ्ता या 2 हफ्तों में इसमें भी जजमेंट्स आने के इम्कानात हैं। और तीसरा केस इनके खिलाफ है 190 मिलियन पाउंड केस, जिसमें उनकी जमानत कल लगी हुई है, कल या अगले 2-4 दिनों में उस पर भी आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो केसेस हैं वो बड़ी तेजी से उनके आगे बढ़ रहे हैं, मतलब उनके बाहर आने के इम्कानात, अगर उनकी जमानतें मंजूर होती हैं, अपील मंजूर होती है, तो वो बाहर भी आ सकते हैं और मैच्योर लेवल पे वो मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन्होंने भी अभी थोड़ी देर पहले जो है बात की है और उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है कि सियासी जमातें आपस में बात नहीं करेंगी तो मसला जो है वो कैसे हल होगा, ये भी कहा है। और मसाइल के हल के लिए सियासतदानों को इकट्ठा होना पड़ेगा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं। डेफिनेटली वो जो मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातें तो उनके साथ वो इत्तेहादी हैं, उनके लिए तो नहीं कह रहे, वो पीटीआई के लिए ही कह रहे हैं कि वो जो है वो बैठे, जो है वो हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है। आरिफ अलवी साहब ने भी आज ये बात की, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो इमरान खान साहब हैं वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमकेएम के साथ बिल्कुल बैठने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या उनकी ये रेड लाइन है? मैं नहीं समझता रेड लाइन भी है। उसकी वजह ये है कि 8 फरवरी के बाद हमने वो देखा जो हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि मतलब मौलाना फजल रहमान के साथ उन्होंने कहा कि आप बातचीत करें, एंगेज करें, उनके साथ बैठें। इसी तरह जो महमूद खान अचकज़ई हैं उनके हवाले से बड़े सख्त ख्यालात उनके रहे हैं और बड़े वो मजाक भी उड़ाते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद 8 फरवरी के बाद उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल मूव की। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी सियासत के लिए किसी के साथ भी आइंदा भी बैठ सकते हैं। लेकिन इसका क्रक्स वही है कि जब तक कि वो बाहर नहीं आते तब तक मैच्योर लेवल पे वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। आखिरी बात ये है कि IMF भी ये कह रहा है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसके बाद भी जो सियासी बेयकीनी है वो कायम है पाकिस्तान में। और उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे ज्यादा वोट जो है वो पीटीआई ने लिए हैं। तो ये चीजें इट मीन के IMF भी कहीं ना कहीं वो देख रहे होते हैं ग्राउंड रियलिटीज क्या है। अगरचे जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो ये दावा करता है कि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी, अभी जो है वो थोड़े आर्जी वक्त के लिए उनकी 2/3 मेजॉरिटी खत्म हुई है, लेकिन वो दावा करते हैं, फिर आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं और हुकूमत तो बड़ा अपने आप को वो जो मजबूत समझती है। लेकिन आप देखें कि IMF जो है वो क्या सोच रहा है। उसने अपनी रिपोर्ट में वो सियासी बेयकीनी का जिक्र किया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो जो सियासी इस्तेहकाम आने की जरूरत है ताकि उनके जो खदशात हैं उनको भी एड्रेस किया जाए और विद इन
जो है वो पाकिस्तान भी विद इन कंट्री भी ऐसी कोई सूरत हाल बनाने की ज़रूरत है। लेकिन आखिरी बात वही है कि तीसरी दफ़ा मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक के इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आते, मैच्योर लेवल पे चीज़ें जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, अब देखना ही आने वाले दिनों में, जबकि अब ये तहरीक भी शुरू हो जाएगी, एहतजाज ग्रैंड डायलॉग की बातें हो रही हैं, तो देखते हैं कि सियासी इस्तेहकाम का ऊँट किस करवट बैठेगा। बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान की मईशत के लिए मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुकी है। इस हवाले से सबसे अहम पेशरफ सऊदी वफ्द का पाकिस्तान का दौरा था, मगर इस हवाले से हुकूमत की सोर्सेज ये बता रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी सऊदी अरब, कुवैत और यूएई के लिए सरमायाकारी प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करने में नाकाम रही है। अब फेडरल गवर्नमेंट ने SIFC की सिफारिश पर एक समरी पास की है, जिसमें SIFC को ये एग्जम्पशन दी गई है कि वो गल्फ़ ममालिक से सरमायाकारी हासिल करने के लिए फ़ॉरेन कंसल्टेंट्स हायर करें, और वो कंसल्टेंट्स 5 साल के लिए मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स को रिप्लेस करेंगे। अब इससे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की काबिलियत पर भी ज़ाहिर सवालात उठ रहे हैं, लेकिन क्या इम्पोर्टेड कंसल्टेंट्स पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी का मसला हल कर पाएंगे या नहीं? राव खालिद साहब, क्या राय आपकी? देखिए, जो एक बुनियादी मसला है, जो हमने पहला इशू डिस्कस किया, वो सबसे बुनियादी मसला तो वही है हमारा, कि हमारे इंटरनल जो डायनामिक्स है वो किस किस्म के हैं। जहाँ तक बैरूनी सरमायाकारी के है, उस पर हम अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, पॉसिबिलिटीज़ की बात करें, बेशुमार है। उसमें मैं SIFC के आप वेबसाइट पे चले जाएं, आपको बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और नो डाउट उसमें जो कुछ भी उन्होंने बयान किया है उसमें अपने सारा, आज मैं उनका देख रहा था तफसील से, तो वो बहुत लिक्रेटिव चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे 64% हमारी यूथ है, हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की बड़ी अच्छी स्किल्ड लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, हम मज़ीद क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यंग लोग हैं, उनको तैयार करना, ट्रेन करना आसान होता है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन जो एक बुनियादी बात जहाँ से इंट्रोडक्शन SIFC ने शुरू किया पाकिस्तान का, वो है कि हम इस खित्ते के एक सदियों पुराने रवायती ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन रूट के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक, इसमें कोई शक नहीं। हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हमारी पोजीशन, वो सबसे, लेकिन अगर हम अपने दाएं बाएं देखें तो हम बैठे तो हुए हैं, क्या हम मूव कर सकते हैं उन सारे रूट्स के ऊपर दाएं बाएं जो हमारे अवेलेबल है? ईरान है, अफगानिस्तान है, एक साइड पे इंडिया है, एक समुंदर है जिसके रास्ते हम मूव कर सकते हैं, हमसे ईस्ट एशिया को अप्रोच कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाकी जो अगर हम सेटलेशन एनर्जी की बात करते हैं कि वहाँ तक हमारा यानी एक रूट बनता है, हम ईरान से एनर्जी अपना कॉरिडोर नहीं खोल पा रहे, हम साउथ एशिया तक, उधर सेटलेशन तक अफगानिस्तान के थ्रू हमारा पहुँचना बड़ा मसला होगा। ये है हमारे इंटरनेशनल मसाइल। अब इंटरनल मसाइल की हम बात कर लेते हैं। इंटरनली पॉलिटिकल ज़ाहिर है हमारा सबसे बड़ा मसला वही है, पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी की हम बात जब करते हैं सारा। फिर अब जब बाहर लोगों को इंसेंटिव देते हैं, उनको बुलाते हैं, जैसे सऊदी अरब का वफद आया, उन्होंने आके यहाँ पे सारे मामला किए, तो उसमें हमारे पास जो इसमें कोई शक नहीं है, मैं कल भी मैंने बात की थी, हमारे पास जो लॉट है जो ब्यूरोक्रेसी की, वो नो डाउट इस काबिल नहीं है कि उस पर हम डिपेंड कर सके कि वो कोई ऐसा आपको पॉलिसी बना के या चीज़ें बना के देंगे कि वो आप काम कर सके। मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, मैं बड़ा क्लोजली देखा है। अच्छा, हमारे हुक्मरानों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें। एक तो उन्होंने लॉयल ब्यूरोक्रेट रखना होता है, कॉम्पिटेंस कंसिडरेशन नहीं होती उस तरह से। दूसरा होता है हमारे 20-30 साल से जो वो बंदा रखना है जिसको कानून की इतनी समझ है कि इन रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स क्या कुछ हो सकता है, कानून के मुताबिक नहीं, कानून की नरमी करके मोड़ तोड़ के क्या कुछ निकाला जा सकता है, उस किस्म के एक्सपर्ट इन्होंने रखे हैं। एन कानून के मुताबिक मैं आज बिल्कुल ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आप जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो एस्टा कोड है ब्यूरोक्रेसी का, उसके मुताबिक आप ब्यूरोक्रेसी से काम लें। 90% नहीं तो 80% लोगों को नहीं पता कि किस तरह कायदे कवायद के मुताबिक काम किस तरह करना है। सारे वो प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है कि ये करना है तो उन्होंने कर देना है, इस बंदे को इस पोस्ट पे लगाना है, उसमें रूल रिलैक्स करके क्वालिफिकेशन है नहीं है। हमने माजी में बड़ी मिसालें देखी हैं कि वो एक मैट्रिक पास को OGTCL का चेयरमैन लगा दिया गया था। तो इस तरह की चीज़ें वो करने के माहिर रह गए हैं। तो ये जो अप्रोच है कि हम लोग ला के कोई इस किस्म के एक्सपर्ट और लोग उनको लगाएं, लेकिन हम फिर देखते हैं HSN कॉलेज में भी एक प्रिंसिपल साहब थे जी। ऐसे लोग जब आएंगे तो क्या हम उन्हें काम करने देंगे? हमारे लोग जो यहाँ पे हैं वो उनको काम करने उस तरह से देंगे? तो हम किस तरह से उसके मसला, फिर क्या मसला आता है?
हम ठीक नहीं होना चाहते, हम सही राह पे नहीं चलना चाहते, हम मामलात को बेहतर नहीं करना चाहते। हम कहते हैं ठीक है बस दाव लगा हुआ है, आम आवाम है पिस रही है, पिसने दो, हमारी मौज लगी हुई है, जिस जिस पोस्ट पे बैठे जहाँ बैठे हैं, सरकारी खर्चे में सारा कुछ काज चल रहा है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। सही बात है। नज़मुल साकिब साहब, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो मामला है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्या ब्यूरोक्रेसी वाहिद मसला और ब्यूरोक्रेसी की रिप्लेसमेंट इंटरनेशनल कंसल्टेंट से वाहिद हल यही है? देखिए रामीन, आउटसाइड द बॉक्स सोचना बड़ा अच्छा होता है। आउटसाइड द बॉक्स सोचते हैं। मेरा शुरू से ये रहा है कि बड़ी अच्छी बात होती है आउटसाइड द बॉक्स सोचना, लेकिन उसके लिए सबसे पहला कदम ये है कि आपने इनसाइड द बॉक्स सारा देख लिया है। हाँ। एकदम से ही आप आउटसाइड चले जाते हैं। मैं उसकी मिसाल इस तरह से दूंगा, ये जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। जी। एकदम से ही आपने कहा कि जी तमाम की तमाम ब्यूरोक्रेट्स, तमाम फेडरल सेक्रेटरीज 21-22 ग्रेड के लोग जो हैं वो नाअहल हैं या जुम्बश कलम। अब ये कि दो वजूहात उसकी मुझे नजर आती हैं कि यानी ये जो इस वक्त की ब्यूरोक्रेसी है वो क्यों इस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही। सबसे पहले है बेदिली। आपने ब्यूरोक्रेट्स को इस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, इसको इधर से उठाओ, उसको उधर से उठाओ, इसको घर भेजो, यानी बस भी चलता है। पहली हुआ बेदिली, वो किसके लिए काम करें। नंबर दो ये है कि आप जब अपॉइंटमेंट करते हैं, जब किसी जगह पे बिठाते हैं किसी शख्स को, तो उस वक्त आपका सामने मतबाई नज़र क्या होता है, आपका क्राइटेरिया क्या होता है। क्राइटेरिया ये होता है ये साड़ी गल मनेगा कि नहीं, ये साड़ी पार्टी वास्ते कितना ये यानी हमारी पार्टी के लिए काम करेगा, वहाँ पे क्वालिफिकेशन कौन सी देखी जाती है। तो आउटसाइड द बॉक्स सोचने से पहले ज़रा इनसाइड द बॉक्स भी देख लेते हैं। अब आगे चलते हैं, फटाफट मैं बताऊँगा कि इस वक्त की जो लॉट है ना आपकी ब्यूरोक्रेसी में, वो जो किसी ज़माने में CSP होते थे, फिर उसके बाद DMG पता लगा, अब आजकल PAS ग्रुप है। जी। ज़्यादातर ये फेडरल सेक्रेटरीज के होते हैं। आप ज़रा देखें तो सही अपने आसपास, आपको बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आएंगे जिन्होंने माजी करीब में कुछ ऐसा करके दिखाया है। मैं मिसाल देता हूँ, लाहौर में बैठे हैं सरदार अहमद नवाज सुखेरा, पूछें जाके किसी से कि और उनसे पूछें निजकारी होती क्या है। कराची में बैठे हैं यूनुस ढागा साहब, बात करें ना उनसे तरले मिनते करके बुलाएं उनको। उसके बाद शाहिद तारड़ आपके पास हैं, आपको फॉरेन पॉलिसी में मसाइल पेश आ रहे हैं। आपके इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डिप्लोमेट इनामुल हक बैठा हुआ है। आप पूछे तो सही जाके, आप इनसाइड द बॉक्स देखे तो सही। चलिए, ये तो मेरे सारे दोस्त थे, मेरे सारे मेहरबान थे। आपको इतना भी नहीं पता कि आपके पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट्स को छोड़े ना, ऐसे ऐसे हीरे मौजूद हैं प्राइवेट सेक्टर में, ऐसे ऐसे हीरे मौजूद हैं आपके यूनिवर्सिटियों में, आपके इंस्टीट्यूट्स में, जिनको आप बुला सकते हैं और कम तनख्वाह पे आप उनसे काम ले सकते हैं। लेकिन हमने ये भी नहीं करना, और हमने सीधा फॉरेन उसमें सिर्फ इस वक्त की आखिरी बात, ये जो आप फॉरेन फर्म्स को ले रहे हैं रिलैक्सेशन कानून में वगैरह करके, मुझे ये बताइएगा इसका क्राइटेरिया क्या होगा, कौन चुनेगा इनको और किस तरीके से चुनेगा, क्या ट्रांसपेरेंट होगा ये मामला। नंबर दो, वफाकी सेक्रेटरियों को जब आप पोस्ट करते हैं तो क्या आप अपना क्राइटेरिया बदल रहे हैं? क्या सियासी वाबस्तगी के बाद अब उनकी कॉम्पिटेंस आएगी? फिर ये है कि जो मुतल्लका वज़रा हैं, मसलन अगर यानी एनर्जी और पावर के हैं, क्या उनके पास उस फील्ड की डिग्री होनी ज़रूरी है? तो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को देखेंगे कि वफाकी वज़रा को भी देखेंगे? उसके बाद ये है कि पाकिस्तान में कौन कहता है कि सरमायाकारी की ज़रूरत नहीं है, कौन कहता है कि SIFC जो है एक बेहतरीन वन विंडो ऑपरेशन आपको मिला है। अब ये कि इसको करने के लिए थोड़ा सा ज़रा तहम्मुल मिजाजी का भी मुजाहरा करना चाहिए, और वो ये देखना चाहिए कि हम अचानक आउटसाइड द बॉक्स सोचना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा इनसाइड द बॉक्स सोचें, आपको पता लगेगा कि मिकी आर्थर ही नहीं है यहाँ पे बहुत सारे और लोग हैं, आपके लोकल कोचेज हैं। सिर्फ ये है कि ज़रा थोड़ा सा इंसाफ, थोड़ी सी ज़रा यानी कुछ ऐसा कि भाई ज़रा मेरिट देख लें, ज़रा अगर आपने काम करवाना है, अगर आपने काम चलाना है
तो चलाते रहिए, इसी तरह से चलता रहेगा। साकिब, ये जो हमने खबर देखी है, अब इसमें एक तो ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी की कॉम्पिटेंस पे तो सवाल उठ ही रहा है, मगर इस प्रोसेस की कॉम्पिटेंस पे भी सवाल उठ रहा है, इस सिस्टम की कॉम्पिटेंस पे भी सवाल उठ रहा है कि ये लोग जो इस काबिल ही नहीं हैं कि जिनसे आप SIFC के अंदर बिठा के फैसले करवा सकें, प्लानिंग करवा सकें, वो इस पोस्ट तक आए कैसे? एक तो ज़ाहिर सी बात है, जब भी इसके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे मर्ज़ी के फ़ैसले भी लिए जाते हैं, उन पर प्रेशर भी होता है, इंडिपेंडेंस भी नहीं होती, फिर उनको ये भी होता है कि अगर वो हुकूमत के साथ या उनकी पॉलिसीज़ के साथ नहीं चलेंगे तो उनको तब्दील भी कर दिया जाता है। ये एक रवायत रही है। मेरा ये ख्याल है कि अगर उनको इंडिपेंडेंस दी जाए तो यकीनी तौर पर बड़े बड़े एक्सपीरियंस तजर्बाकार लोग भी जो है वो मौजूद हैं। अभी चंद दिन पहले एक जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने एक मीटिंग की, उनकी जो इकनॉमिक जो टीम है वो मौजूद थी, तो ऑक्सफोर्ड के एक इकोनॉमिस्ट हैं उनको उन्होंने जो है वो ऑनलाइन लिया और उनको ये कहा कि आप हमें होम ग्राउंड जो स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम है वो बना के दें, बजट भी आ रहा है, IMF के सामने भी हम रखेंगे। और बताया ये जाता है कि उन्होंने उसी ऑनलाइन मीटिंग में ही कुछ सवालात किए, जो उनकी जो टीम थी तकरीबन 1 घंटे तक ये जो है वो मीटिंग जारी रही। उसमें उन्होंने कुछ सवालात किए और सवालात करने के बाद पूछा ग्राउंड रियलिटीज़ पाकिस्तान के हवाले से, और उसके बाद जो है वो मीटिंग ख़त्म हो गई। और अब वो बताया जा रहा है कि चंद दिनों बाद इस किस्म की कोई रिपोर्ट भी जो है वो देंगे। तो इस तरह आउटसोर्स करना कि अगर वो एक्सपोर्ट में पढ़ा रहे हैं, वहाँ जो है वो यहाँ जो हकायक हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं यहाँ हमारे मुल्क की, इनको वो अगर ग्राउंड पे आकर खुद नहीं देखेंगे, खुद जायज़ा नहीं लेंगे, खुद जो है वो तमाम जो चीज़ें उससे रेलिवेंट हैं उनको जो है वो नहीं देखेंगे, सिर्फ पूछ के रिपोर्ट्स देख के, सिर्फ जो फाइलें हैं उनको देखकर अगर कोई इस किस्म का प्रोग्राम वो बना देते हैं तो वो कितना जो है वो मजबूत होगा। मेरा ये ख्याल है कि इस अप्रोच को भी कहीं ना कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है कि अगर आप इस तरह फिर आउटसोर्स करके वहाँ से रिपोर्ट्स लेंगे, रिपोर्ट्स फिर जो वज़ीर ख़जाना है फिर उनके हवाले से पहले ही ये आता है कि वो भी जब उन्होंने जब हलफ ले लिया उसके बाद उन्होंने वो नेशनलिटी जो है वो छोड़ी थी। अब हो सकता है कि जब वो जाएं तो जाने से पहले जो है वो दोबारा से वो बहाली के लिए या उसमें फर्दर इक़दाम करें। इससे कबल जो मामला है दूसरी जानिब जो SIFC है वो डेफिनेटली वो एक बड़ा एक मजबूत सेटअप है, वन विंडो ऑपरेशन है, वहाँ पे जो बैरूनी सरमायाकारी के लिए कोशिशें हो रही हैं और एक लॉन्ग टर्म जो है वो प्लान है जो PDM की गवर्नमेंट के जाते हुए शुरू हुआ था, फिर जो निगरान सेटअप आया उसमें भी जारी रहा, अभी भी जो है वो जारी है, उसके लिए कोशिश भी हो रही है। सऊदी जो सरमायाकार हैं उनको भी इस तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश हो रही है। अब जो जिस बुनियाद पर ये चीज़ें की जा रही हैं उसमें ये बताया जाता है कि जो सऊदी जो सरमायाकार थे उनको जब बताया जा रहा था, जो टीम थी यहाँ की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से जो उनकी तैयारी थी वो उतनी नहीं थी जितनी जो है वो दूसरी साइड की थी। तो ये भी एक वजह बनी है कि जिसके बाद जो है उन्होंने सोचना शुरू किया है कि हम कोई फॉरेन जो कंसल्टेंट्स हैं उनको हायर करें और वो फिर हमें बताएं कि आगे किस तरह चला जा सकता है। मेरा ये ख्याल है कि जो इंडिपेंडेंस है या जो उन पे जो है वो मर्जी की चीज़ें जो है वो करवाना, उनसे लेना, मर्जी के फैसले जो है वो करवाना, उनको अगर इंडिपेंडेंस दी जाए तो ये यकीनी तौर पर यहाँ पे ऐसे दिमाग मौजूद हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में हो या रिटायर्ड, जिस तरह नजबुल साकिब साहब ने कहा कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो है वो भी यहीं पे अभी भी मौजूद हैं, उनकी खिदमत भी ली जा सकती है। अगर एक फॉरेन कंसल्टेंट को हायर किया जा सकता है तो यहाँ जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है उसको भी आप हायर कर सकते हैं, उनकी खिदमत भी ले सकते हैं, जिनका एक बड़ा तवील एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ हुकूमतों में वो रहे हैं, उन्होंने सारे हालात देखे हैं, यहाँ की सिचुएशन जो है वो जानते हैं, तो उनसे उनकी खिदमत लेकर भी इस किस्म के इक़दाम जो है वो मेरे ख्याल में आगे बढ़ाए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।